तो ये रियल एस्टेट का बड़ा फ़ायदा है अगर आप घर खरीद रहे हैं रहने के लिए। कोई भी रियल एस्टेट का ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है कि आप बेचने गए और कोई आदमी आया और आपको पैसा दे के चला गया। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आसान तो है, लेकिन चुनना आसान नहीं है। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, जैसे ही इसके एग्जीक्यूशन की स्टेज में हम आते हैं ना, बहुत सारे सवाल एक साथ कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि नंबर 1, ऐसा लगता है कि ज़मीन खरीद लें क्या। नंबर 2, कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें क्या, अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। नंबर 3, क्या मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब ये इतने सारे सवाल हैं, इन सवालों में से कौन सा मेरे लिए सही होगा ये चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक साथ इतने सारे ऑप्शंस के उलझन, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट, दोनों में से किसको चुनना चाहिए, कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, आज इसी के बारे में डिटेल में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। अच्छा सर, सबसे पहले तो आज ये बताइए कि पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के फाइनल फैसला करना चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले हर निवेशक को 4 चीज़ देखना चाहिए। इसमें कितना रिस्क है और कितना रिटर्न मिल सकता है, ये इसके बाद लिक्विडिटी क्या होगा, अगर आपको पैसे की ज़रूरत हुई तो आप कितने जल्दी इसको वापस पा सकते हैं, या क्या कोई लॉक इन पीरियड है, क्या किसी खास अवधि के पहले आप अपना पैसा निकाल ही नहीं सकते। और चौथा चीज़ कि इसका टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, आपको जो ये रिटर्न मिलेगा क्या उस पर टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा तो उसका किस तरह का टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा या आपके आमदनी में जोड़ दिया जाएगा। तो ये 4 चीज़ अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इसके पहले आप मत इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा सर, मान लीजिए कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, मतलब कि उसका नफ़ा, उसका नुकसान क्या होगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के पहले आपको 2-3 चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मैं उस रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ जो आपका मकान नहीं है। आपको हमेशा मकान खरीदना चाहिए, समझदारी से खरीदना चाहिए, जिसमें आप रह पाएंगे, उससे आपका किराया बचेगा। अगर आप इसके लिए बड़ा लोन भी लेते हैं तब भी वो जस्टिफाइड है, क्योंकि जो इमोशनल कंफर्ट है अपने घर में रहने का वो जस्टिफाई करता है। इससे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक बड़ा कैपिटल वाला चीज़ आपके पास इकट्ठा हो पाता है। तो ये रियल एस्टेट का बड़ा फ़ायदा है अगर आप घर खरीद रहे हैं रहने के लिए। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं कि आप खरीद रहे हैं और भविष्य में उसका दाम बढ़ जाएगा इसलिए, और आप बेच के वो रियलाइज़ करेंगे, तो उसके पहले आपको विचार करना चाहिए कि इसके रिस्क क्या हैं। इसका रिस्क ये है कि एक बड़े टिकट का परचेज़ है, आपको चिंता करना पड़ेगा कि ये वेल मेंटेन्ड है, इसके लिए किराएदार मिल गया, और जब किराएदार खाली कर देगा तब फिर चिंता करना पड़ेगा। और जब आप बेचने जाइएगा तो ये लिक्विड है कि नहीं है, आसानी से बिक पाएगा, बहुत बार आसानी से बिक जाए। लेकिन कोई भी रियल एस्टेट का ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है कि आप बेचने गए और कोई आदमी आया और आपको पैसा दे के चला गया। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो T+3 में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे तौर पे आ ही जाता है और किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं होती। अच्छा, अब यही सवाल सर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को लेके पूछा जाए, मतलब कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में अच्छा और बुरा, नफ़ा और नुकसान क्या। म्यूचुअल फंड का फ़ायदा ये है कि आप छोटी सी रकम से एक बड़ी पूंजी इकट्ठा करने की लंबे समय में सोच सकते हैं। अगर आपके पास 500 रुपया है, 5000 रुपया है, तब भी आप कर सकते हैं। आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ मिल रहा है और अपनी सुविधा के हिसाब से आप रकम बढ़ा सकते हैं। अगर किसी महीने आपको कोई ख़ास ज़रूरत आ गया, आप नहीं कर सकते, तो वो आप रोक भी सकते हैं। और बाज़ार को राइड करने का जो इन्फ्लेशन बीटिंग ऑप्शंस आपके पास बड़ी सुविधाजनक तरीके से ये उपलब्ध हो जाता है। म्यूचुअल फंड का अगर आप डिसएडवांटेज देखिए तो 2 ही चीज़ है। अगर आप थोड़ा खर्चा लगता है, क्योंकि जब आपका पैसा कोई मैनेज कर रहा है तो उसका सालाना खर्चा लगता है और रोज़ रोज़ के एनएवी में से वो कट जाता है। वो करीब करीब 1% तक हो सकता है आपके पूरे पैसे का। और दूसरा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आसान तो है, लेकिन चुनना आसान नहीं है। किस में करें, कौन से वाले में करें। एक तो 32 तरीके के म्यूचुअल फंड हैं। 32 तरीके के म्यूचुअल फंड के अलावा 50 कंपनियों का हर एक 32 तरीके का फंड है। तो पहले तो किस तरह के फ़ंड में लगाएं और उसके बाद किस कंपनी के फ़ंड में लगाएं। और हालांकि ये सब चीज़, ये 2 चीज़ करने के बाद आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो फाइनली सर, अब सबके मन का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए,
वेयर वी शुड इन्वेस्ट? अगर आपको रियल स्टेट का कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं मिला है, कोई आपको ख़ास ऐसा मौका मिला हो कि कोई आदमी डेस्परेटली बेच रहा हो, आपके पास पैसा है, सुविधाजनक तरीके से आप खरीद सकते हैं और ये आपको लगता है, आपको भरोसा है कि आप कोई चीज़ आपको आधे दाम पे मिल रहा है या कोई चीज़ का दाम दुगना हो जाएगा, कोई ऐसी स्थिति बन रही है, तभी रियल स्टेट के बारे में, इस तरह के रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो म्यूचुअल फंड जिस तरह का सुविधाजनक तरीके से आप निवेश कर पाते हैं, जितनी आसानी से अपना पैसा वापस ले पाते हैं, जितने भरोसे से आप कर सकते हैं कि आपका पैसा लेके कोई भागेगा नहीं, आपका पैसा फंसेगा नहीं, उसको मेंटेन नहीं करना है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए और उसके अलावा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर एक अच्छे इक्विटी फंड में आप SIP कीजिए अगले 5 साल या 10 साल, तो इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल पाता है, फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा रिटर्न मिल पाता है, बुरे बाज़ार में भी मिल पाता है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी आसान भाषा में सब कुछ हम लोगों को समझा देने के लिए। अच्छा, बसों में, ट्रेनों में सफ़र करते हुए आपने कभी ना कभी ये ज़रूर पढ़ा होगा, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, या फिर ऐसा भी लिखा होता है, यात्री अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। तो भैया बहुत मेहनत से एक एक पैसा जोड़ के आपने पैसा इकट्ठा किया है, अब उसको कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है इसका फैसला बहुत सोच समझ के, राय विचार करके ही करिएगा, ये आपकी टॉप मोस्ट जिम्मेदारी है। तो भाई आज के एपिसोड में बस इतना ही। और देखिए, अपने निवेश से जुड़ा कोई भी मन में छोटा या बड़ा सवाल हो, एकदम बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए, और अपने जवाबों के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।